हेलो अपकमिंग नर्सेस एंड डॉक्टर्स। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग के बारे में जानने वाले हैं, जो ड्रग हमेशा इमरजेंसी किट में रहता है। ये ड्रग आपको आईसीयू में दिखेगा, ये ड्रग आपको ओटी में दिखेगा, ये ड्रग आपको कैजुअलिटी में दिखेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इमरजेंसी कंडीशंस में यूज होने वाला ड्रग है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोडा बाइकार्बोनेट इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, इसके यूजेस देखेंगे, इसके प्रिकॉशंस देखेंगे, इसके साइड इफेक्ट्स देखेंगे, और इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब एक्चुअली में ये पेशेंट को दिया जाता है तो इसका डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, इसलिए ये वीडियो आपको आखिर तक जरूर देखना है, ताकि आपको ये ड्रग की अच्छी तरह से जानकारी हो जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों चलिए। तो दोस्तों, सोडा बाइकार्बोनेट इंजेक्शन जो है, जिसे उसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3 यानी सोडियम बायोकार्बोनेट। ये जो ड्रग है ये एक अल्कलाइजिंग एजेंट है, यानी कि ऐसे ड्रग्स जो अल्कलोसिस करते हैं उन्हें अल्कलाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ये जो ड्रग है ये अल्कलाइजिंग एजेंट में आता है। अब इसका देखेंगे कि अवेलेबिलिटी क्या है। ये जो ड्रग है ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल रहता है। एक है 4.2%, दूसरा है 5%, तीसरा है 7.5% और चौथा है 8.4%। और ये जो ड्रग है ये 10 ml या 25 ml के एम्पूल में हमें मिलता है। तो दोस्तों, 7.5% और 8.4% ये कॉन्सेंट्रेशन की एम्पूल्स हमें कॉमनली नजर आती है। अभी अगर हम इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे तो क्या है ये हम देखते हैं। ये ड्रग जो है ये मोस्टली मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। तो दोस्तों, सोडा बाइकार्बोनेट हम जब देते हैं तो वो सोडियम और बाइकार्ब ऐसे इसमें डिवाइड हो जाता है। फिर जो बाइकार्बोनेट के जो आयंस है वो हाइड्रोजन आयंस के साथ कंबाइन हो जाते हैं और फिर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बन जाता है। ये H2CO3 फिर डिसोसिएट होके उसका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर अल्टीमेटली लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। और इस तरह से यह जो ड्रग है, एसिडोसिस होता है जब H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाते हैं। तो ये जो ड्रग है इस प्रकार H पॉजिटिव जो आयंस है उनको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर अल्टीमेटली लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसके यूजेस क्या है। तो मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो यूज है वो है सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मतलब जब हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा एसिड जमा हो जाता है, जब हमारे ब्लड का पीएच 7.0 से कम हो जाता है, ऐसी कंडीशन में हम ये ड्रग का उपयोग करते हैं। मामूली जो एसिडोसिस रहता है उसके लिए ये ड्रग का उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। जब भी पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जाता है वो वक्त भी पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जाता है, और जैसे जैसे एसिडोसिस बढ़ता है वैसे हार्ट की शुरू होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी वो कम हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में होता है तो बाकी जो दूसरे ड्रग्स हैं उनके साथ फिर हम सोडा बाइकार्बोनेट का भी यूज करते हैं। तीसरा है हाइपरकैलेमिया। जब भी हमारे शरीर में पोटेशियम की लेवल बहुत बढ़ जाती है, ब्लड में जब भी पोटेशियम की लेवल बहुत बढ़ जाती है तो एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन बन जाती है। ऐसे इसमें फिर कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो हाइपरकैलेमिया ट्रीट करने के लिए भी सोडा बाइकार्बोनेट इंजेक्शन का यूज होता है। फिर इसका चौथा यूज है फोर्स्ड अल्कलाइन डायूरेसिस। ऐसे जो पॉइजन है जो एसिडिक है, जैसे बार्बिचूरेट्स या फिर सैलिसिलेट पॉइजन, ऐसे टाइप के जो पॉइजन हैं इनको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करवाने के लिए हम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। ये ड्रग देने के बाद जो यूरिन है उसका पीएच अल्कलाइन हो जाता है,
और इसके कारण जो हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में जो ये टाइप के जो एसिडिक पॉइजन्स है, जैसे बार्बिट्यूरेट्स या सैलिसिलिक एसिड, इनका फिर एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू इजी हो जाता है। इसलिए ऐसे टाइप के पॉइजनिंग में हम बाइकार्बोनेट ड्रग का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये इसके इंपॉर्टेंट 4 यूजेस हो गए: सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, हाइपरकैलेमिया और फोर्स्ड अल्कलाइन डायूरेसिस। उसके बाद देखेंगे कि हम इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। कोई भी ड्रग हम जब यूज करते हैं तो उसके यूजेस के साथ साइड इफेक्ट्स भी आते ही है। तो दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है हाइपरनाइट्रीमिया एंड फ्लूइड ओवरलोड। हमारा जो हाइपरटोनिक सलाइन रहता है उसका कॉन्सेंट्रेशन रहता है 3%, लेकिन ये जो ड्रग हम यूज कर रहे हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन उससे भी ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में इसके कारण हाइपरनाइट्रीमिया मतलब हमारे बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ सकती है, और सोडियम की मात्रा बढ़ने के कारण फिर फ्लूइड ओवरलोड भी हो सकता है। जो पेशेंट कार्डियक फेलियर में है, रीनल फेलियर में है, ऐसे लोगों के लिए ये फ्लूइड ओवरलोड की कंडीशन डेंजरस हो सकती है और ये पेशेंट फिर आगे पल्मोनरी एडिमा में जा सकता है। फिर दूसरा इसका साइड इफेक्ट है हाइपोकैलेमिया। जैसे हमने देखा कि ये ड्रग हाइपरकैलेमिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, उसी प्रकार अगर ओवर ट्रीटमेंट हो गई तो हाइपोकैलेमिया भी हो सकता है, यानी ब्लड में पोटेशियम की जो लेवल है वो कम हो सकती है। फिर है ओवरशूट मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। उसी प्रकार जिस प्रकार हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए ड्रग का उपयोग करते हैं, ये ट्रीटमेंट अगर ज्यादा हो गई, ओवरशूट हो गई, तो फिर पेशेंट मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में भी जा सकता है। और आखिरी इसका साइड इफेक्ट है हाइपोकैल्सीमिया एंड टिटेनी। जनरली जो क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट रहते हैं, सीकेडी के पेशेंट रहते हैं, उनमें ऑलरेडी कैल्शियम जो है वो कम रहता है, और जब हम ऐसे पेशेंट्स में जब सोडा बाइकार्बोनेट इंजेक्शन देते हैं तो कैल्शियम की मात्रा और कम हो जाती है और फिर ये पेशेंट टिटेनी में जा सकता है। तो सोडा बाइकार्बोनेट के ये इंपॉर्टेंट 4 साइड इफेक्ट्स हैं। और दोस्तों जब हम ये ड्रग पेशेंट को देते हैं तो हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आईवी एक्सेस प्रॉपर होना चाहिए। आइडियली तो ये ड्रग हाइपरटोनिक होने के कारण सेंट्रल लाइन से देना चाहिए, लेकिन पेरिफेरल लाइन रही तो फिर ये हम डाइल्यूट करके देते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना बहुत जरूरी है कि ये जो हम इंट्राकैप जो लगाया हुआ है पेशेंट को, वो आउट नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर इन कंडीशन में होना चाहिए। क्योंकि अगर ये ड्रग एक्स्ट्राओजेट हो गया, वेन से बाहर चले गया, तो टिश्यू नेक्रोसिस हो सकता है और बहुत खराब गैंग्रीन वगैरह भी हो सकता है। दूसरा है कि ये जो ड्रग है ये कोई भी कैल्शियम कंटेनिंग ड्रग के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है कि इसमें का जो बाइकार्ब है ये कैल्शियम के साथ ऐड होके फिर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो ड्रग है ये कोई भी कैल्शियम कंटेनिंग ड्रग के साथ हमें मिक्स नहीं करना है। दूसरा है कि ये जो ड्रग है ये कोई भी आयनोट्रोपिक इन्फ्यूजन्स के साथ भी हमें मिक्स नहीं करना है, क्योंकि जनरली जो आयनोट्रोपिक ड्रग्स है वो एसिडिक जो कंडीशन है उसमें अच्छे से काम करते हैं। अगर इसके साथ हमने सोडा बाइकार्बोनेट इन्फ्यूजन या इसके साथ इसको मिक्स कर दिया तो उसका पीएच अल्कलाइन हो जाएगा और फिर वो ड्रग उसकी जो एफिकेसी है वो कम हो जाएगी और वो फिर हमारे पेशेंट के लिए कोई भी काम का नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये जो सोडा बाइकार्बोनेट है इसका हमने इंपॉर्टेंट चीजें जो देखी है अभी तक वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, साइड इफेक्ट्स और प्रिकॉशंस। और जैसे मैंने आपको वीडियो के पहले ही कहा था कि आखिरी में मैं आपको एक्चुअली ये ड्रग कैसे इसको दिया जाता है, इसका डोज कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आपको बताऊंगा। तो चलो दोस्तों हम वो देखते हैं। तो दोस्तों अभी ये जो ड्रग है उसका डोज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखने वाले हैं। ये चीज आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जब भी हम ये ड्रग देते हैं तो ये ड्रग कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है अमाउंट ऑफ सोडा बाइकार्ब इन मिली इक्विवेलेंट्स। मिली इक्विवेलेंट्स में ये ड्रग कितना देना चाहिए वो हम कैलकुलेट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है 0.5 इंटू वेट ऑफ पेशेंट इंटू बायोकार्बोनेट डेफिसिट, मतलब जो डिजायर्ड
बाइकार्ब की लेवल है ब्लड में हमें जो चाहिए माइनस जो एक्चुअल बाइकार्ब की लेवल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो ड्रग है ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल रहता है। तो मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो है ये दो कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल है, एक है 7.5% और एक है 8.4%। तो जब 7.5% की हमारे पास एम्पूल है जैसे ये है, तो 1 ml में 0.9 मिली इक्विवेलेंट ऑफ बाइकार्बोनेट रहता है, और जो 8.4% कॉन्सेंट्रेशन की एम्पूल है उसमें 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ बाइकार्बोनेट रहता है पर ml। ये जो चीज है ये आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। 7.5% के जो एम्पूल है उसमें 0.9 मिली इक्विवेलेंट ऑफ बाइकार्बोनेट पर ml, और 8.4% के एम्पूल में 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ बाइकार्बोनेट पर ml। अब हम हमारे फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। समझो हमने पेशेंट का एबीजी किया और उसमें हमारा बाइकार्बोनेट आया 10 मिली इक्विवेलेंट, और हमारा जो डिजायर्ड बाइकार्बोनेट है 20 मिली इक्विवेलेंट, और हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि पेशेंट का जो वेट है वो है 60। तो अगर हम ये फॉर्मूला में इसे डालेंगे तो वो आएगा 0.5 इंटू वेट ऑफ पेशेंट इज 60 इंटू हमारा डिजायर्ड बाइकार्बोनेट है 20 माइनस एक्चुअल बाइकार्बोनेट है 10। तो कितना आंसर होगा? 0.5 इंटू 60 इंटू 10, मतलब ये आएगा आंसर 300। तो हमें टोटल पेशेंट को 300 मिली इक्विवेलेंट बाइकार्बोनेट देना है। तो दोस्तों अभी ध्यान रखिए कि अगर आपके पास 8.4% वाला ड्रग है तो सीधी बात है 300 मिली इक्विवेलेंट के लिए आपको 300 ml ड्रग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 ml में 1 मिली इक्विवेलेंट है, इसलिए 8.4% की एम्पूल हम यूज करेंगे तो हमको देना पड़ेगा 300 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 300 ml ऑफ ड्रग। लेकिन हमारे पास अगर 7.5% की एम्पूल है तो हमें कितना ड्रग देना पड़ेगा? 300 डिवाइडेड बाय 0.9। तो इसका आंसर आएगा अराउंड 333 ml। तो अगर हमारे पास 8.4% का एम्पूल है तो हमें टोटल 300 ml देना है, और अगर हमारे पास 7.5% का एम्पूल है तो हमें 333 ml ड्रग देना है। तो अब ये ड्रग देना कैसे? इसका 50%, मतलब 300 का 50% यानी 150 ml हमें देना है ओवर 4 आवर्स। 4 घंटे में हमें इसका आधा, जो भी हमारा डोज कैलकुलेट हुआ है उसका आधा हमें 4 घंटे में देना है, और बचा हुआ आधा हमें देना है ओवर 24 आवर्स। तो इस प्रकार हम पेशेंट का मेटाबॉलिक एसिडोसिस ये ड्रग से करेक्ट कर सकते हैं। अब ये ड्रग देना कैसे है? जनरली ये ड्रग हमें बोलस अवॉइड करना है, क्योंकि ये ड्रग बहुत ही हाइपरटोनिक है। तो ये जो ड्रग है, जैसे हमको टोटल जितना भी ड्रग देना है, जैसे हमको 150 ml देना है या 4 घंटे में देना है, या 150 ml 24 घंटे में देना है, ये ड्रग हम डेक्सट्रोज 5% के साथ मिक्स करके देते हैं ताकि ये ड्रग थोड़ा डाइल्यूट हो जाए और हम इजीली पेरिफेरल वेन के से पेशेंट को दे सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि एक्चुअल ये जो सोडा बाइकार्बोनेट इंजेक्शन है इसका डोज हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमने ध्यान में रखना है कि जो भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो हमें एकदम नहीं करेक्ट करना है, हमें धीरे धीरे करेक्ट करना है।
पहला जो हाफ डोज है वो हमें 4 घंटे में देना है और बाकी का जो हाफ डोज है हमें 24 आवर्स में देना है। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने सोडा बाइकार्बोनेट इंजेक्शन के बारे में जानकारी ली है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी जब आप हॉस्पिटल में काम करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में इसे फॉरवर्ड कीजिए और दोस्तों ये चैनल भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करिए ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि ये चैनल में मैं ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो आगे लाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।